हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखिए, आपके 11th के थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा था हमारा कॉनिकल पेंडुलम, जो कि सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो हम लोग इस कॉनिकल पेंडुलम के बारे में समझने वाले हैं। इस कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग डिराइव करेंगे आज। वी आर गोइंग टू डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम होता कैसा है। राइट, पहले डेफिनेशन के हिसाब से पेंडुलम आपको पता होगा, पेंडुलम है ना। पेंडुलम देखा होगा आपने, घड़ियों में होता है, बस उसी पेंडुलम की बात हो रही है। इफ़ द बॉब ऑफ मास m revolves in horizontal circle and the string which makes a constant angle with the vertical। कंफ्यूज मत हो, बॉब क्या होता है दोस्तों। अगर मैं पेंडुलम बनाऊं, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, धागा है जिससे पेंडुलम लटकाया गया है, और यहाँ कोई बॉब, कोई सर्कुलर चीज़ जिसमें कुछ वज़न है, उसे हम बोलते हैं बॉब। ठीक है, उसमें मास है, उसे पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो वो एक पेंडुलम का काम करेगा। उसका जो सर्कल वो बनाएगा वो इस प्रकार का बनाएगा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाएगा। जब बॉब इस तरफ आएगा, है ना, और फिर बॉब इस तरफ आएगा, वो ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हैं आप। तो बॉब की ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, ये सेंटर पोजीशन। ये कोई स्ट्रिंग है, कोई धागा है जिसका मास हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट हम इस बॉब का मास कंसिडर करते हैं। दोस्तों, इस तरह की मोशन होने में जैसे ही बॉब इस तरफ पहुंचता है तो कोई फोर्स उसको इस तरफ ढकेलती है, इस तरफ पुश करती है। एक ऐसी फोर्स होती है वो जो उसको सर्कुलर मोशन करने में मदद करती है। सर्कुलर मोशन करने में मदद कौन सी फोर्स करती है? सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब उसको इस तरफ पुश सेंट्रीपेटल फोर्स करता है। एक ऐसा फोर्स है जो उसको यहां पहुंचने पे, इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हल्का सा रोक देता है और रोक के वापस पीछे ढकलता है। तो वो फोर्स जो उसको रोकता है वो पूरी तरीके से ग्रेविटी की तरफ काम करता है। ये सारी बातें अभी मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये बॉब मान लीजिए सेंटर पे है, इस तरफ गया तो इसने एंगल बनाया थीटा। ठीक है दोस्तों, वो फिर से इस डायरेक्शन में आया, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये एक ऐसा सर्कुलर पार्ट बना रहा है, ट्याऊं 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 ट्याऊं। तो उसे अगर आप कंप्लीट रोटेशन, जाना, देखिए जाना और आना अगर आप गिनेंगे तो एक सर्कल की तरह बोल सकते हैं आप उसको। तो अगर ये गिन लिया जाए तो ये उस सर्कल का रेडियस जैसा दिख रहा होगा आपको। तो ये रेडियस जैसा दिखेगा, इसे हम मान लेंगे r। ठीक है, ये वैल्यू को, ये लेंथ होगी पेंडुलम की, जो धागा हमने लिया है उसकी लेंथ। देखिए ये लेंथ, तो ये लेंथ होगी पेंडुलम की। लेंथ क्या करती है? पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो धागे में खिंचाव लाती है। खिंचाव, जितना लेंथ पे ही टेंशन डिपेंड करता है, उसी टेंशन को खिंचाव कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचाव। एक छोटा पेंडुलम और एक बड़े धागे का पेंडुलम, फर्क होता है, फोर्स अलग अलग लगता है, समझ रहे हैं आप। छोटे पेंडुलम में ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, कम फोर्स में वो हो जाएगा। जितना लेंथ लेंगे ज़्यादा, उतना हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होता है। तो लेंथ पे ही फोर्स मतलब टेंशन डिपेंड करता है। तो इसी लेंथ को मैं टेंशन से बोल दूंगा। टेंशन मतलब खिंचाव। धागा खींचोगे तो उसमें क्या आता है? टेंशन आता है। ठीक है, तो लेंथ इज टेंशन। ये क्या है? ये इसको हम हाइट ले लेते हैं h। इसको हम हाइट ले लेते हैं h। ओके, अब देखते हैं कि इफ द बॉब, ये होता है बॉब ऑफ मास m, revolves in a horizontal circle, revolves in a horizontal circle, and the string which makes a constant angle with the vertical। ये देखिए, ये वर्टिकल है, ये क्या है? वर्टिकल। और ये क्या बना रहा है? एंगल विथ द वर्टिकल डिस्क्राइब्स अ कोन हुज वर्टेक्स इज द फिक्स्ड पॉइंट O। वो वर्टेक्स फिक्स पॉइंट है, वो मूव नहीं होता। ये जो एंगल है ये मूव नहीं होता, ये वहीं रहेगा, ये एंगल वहीं रहेगा। देन मास स्ट्रिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ कॉनिकल पेंडुलम। इससे ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम को बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम।
मास स्ट्रिंग सिस्टम मतलब ये मास है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा। तो मास स्ट्रिंग सिस्टम मतलब कोनिकल पेंडुलम। क्या ये कोन जैसा नहीं बना रहा है? देखिए, क्या ये कोन बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बना रहा है। ओके, मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहूँगा। ओके, देखिए, एक हमने स्ट्रिंग मतलब धागा लिया है, धागे में लेंथ होती है। ओके, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है उसका खिंचाव या उसका टेंशन। ओके, हमने यहाँ पे एक पत्थर या कोई भी एक गोल चीज़ बांध दी है जिसमें मास है, तो ये है बॉब। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज बॉब। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे ऐसे हम उसको जब करने लग गए तो यहाँ पहुँचा, यहाँ से रिटर्न आया और यहाँ पर आया। यही डायग्राम आप इस तरफ बना सकते हो, उस तरफ बना सकते हो। ठीक है, किसी फोर्स ने उसको इस तरफ खींचा तो एक वो बार बार अगर आप देखो, 3 डायमेंशनली देखो तो एक सर्कल बना रहा है। इस सर्कल का ये क्या हो जाएगा? रेडियस, राइट। उस रेडियस पे कोई फोर्स लग रहा है जो उसको बार बार उस तरफ खींच रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स ही सर्कुलर मोशन कराता है। पिछले लेक्चर में मैंने सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r आपको पढ़ाया है, mv²/r। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब इसमें हमने जो जो सीखा वो क्या सीखा? इस पे कोई वजन काम कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ जाने के बाद वो रुक जाता है, वो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, वो और ऊपर नहीं जा सकता, अब उसको वापस पीछे आना होगा। तो वो जो वजन, वेट वर्क कर रहा है, वेट, WEIGHT, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेंशन मत लेना, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, mg। ठीक है, कोई फोर्स उसको इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, ये तो रेडियस है, तो कोई फोर्स उसको इस तरफ खींच रहा है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स करवा रहा है। ये मैंने क्या बोला? ये लेंथ है, लेंथ है, और लेंथ को जितनी लेंथ उतना ही टेंशन, तो लेंथ पे क्या डिपेंड करेगा? टेंशन, याद रहे। और ये हमने स्ट्रिंग की क्या ले ली? हाइट। ये स्ट्रिंग और बॉब या स्ट्रिंग एंड मास के ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें जो मास है, जो बॉब है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है और वर्टिकल के साथ एक फिक्स्ड एंगल बना रहा है, फिक्स्ड एंगल बना रहा, उसे कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ पढ़ेंगे। पहले आप लोग इस डायग्राम को बना लें और इस डेफिनेशन को लिख लें। रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों ले रहा हूँ? मुझे पता था कि ये लेक्चर लाइव में थोड़ा समय ले लेगा ज़्यादा। ठीक है, क्या पता कंप्लीट हो पाता या ना हो पाता, इसलिए पहले आप लोग इसे लिख लें, फिर मैं इसका डेरिवेशन आपको करवा के दूंगा। एक एक लाइन, एक एक स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसे रिकॉर्डेड समझ के आधा मत देखना, पूरा देखना है बच्चों, इसे पूरा देखना है, पूरी तरीके से इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अब आपने लिख लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, हम थोड़ा सा कंडीशंस को तैयार करते हैं। कोनिकल पेंडुलम सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सर्कुलर मोशन, यहाँ सर्कुलर मोशन हो ही रही है। डायग्राम मैंने आपको याद करा दिया कौन सा टर्म्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम कुछ रिजॉल्व करेंगे। देखिए, ये थीटा है, ये आर है, ये एच है, ये एल है। तो अगर मैं इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा का अपोजिट है आर और हाइपोटेनियस आप देख सकते हैं एल, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन एल। ओके दोस्तों, तो आर की वैल्यू आएगी एल डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन एल साइन थीटा। यह हमें काम आने वाला है इक्वेशन में, इसलिए मैंने ये करवाया। अब मैंने आपको बोला है कि एल को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? टेंशन से। एल क्या है अपने दिमाग में भर लो, किसी बॉब को स्ट्रिंग बांधी गई है, वही उसकी वो लेंथ है। सो एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये आप ध्यान रखें, जिसे आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू आर, मतलब आपने लेंथ को टी से रिप्लेस कर दिया है। दोस्तों ये पहली स्टेप थी हमारी, पहली स्टेप आपको याद हुई? देख लीजिए, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आर अपॉन एल, एल डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर,
एल के जगह टी यूज कर लिया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू आर। आई बेट यू आपके बुक में ये सारी स्टेप्स नहीं दी हैं, उन्होंने बहुत डायरेक्ट किया है। आप पढ़ के देख लो अपनी टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर ओपन करो और देखो, और फिर ये मेथड देखना। मैं पूरा याद करवा दूंगा। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। चलिए, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा का एडजेसेंट ये है, देखिए, है ना, हाइपोटेनियस ये है, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन हाइपोटेनियस एल। इधर आया, बताइए, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। मैंने क्या बोला है कि एल के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी, क्योंकि टेंशन तो अप्लाई होगा ही। तो टेंशन कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी टेंशन इस शब्द में प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक काम कर सकते हैं, वो एक धागा ले लें, उसके नीचे पत्थर बांध लें, और वो फिर पत्थर हटा दें और धागे को देखें, और फिर पत्थर बांध के धागे को फ्री छोड़ दें, तो आपको दिखेगा पत्थर बांधने के बाद धागा खींचा हुआ है। ठीक है, अब एक बड़ा धागा लो और यही प्रोसेस करो, दोनों में फोर्स लगा के उसको पेंडुलम जैसे मूव करो, आप समझ जाओगे कि टेंशन क्या है। लेंथ पे ही टेंशन डिपेंड करता है। आई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच, टी साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये दो वैल्यूज हमारे पास में है। ठीक है, ये देखिए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू आर। क्या कहते हो, समझ में आ गया है आपको? एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ रहा है। अब हमें टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है। आर इज टी साइन थीटा। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं आर इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा? लिख सकता हूं दोस्तों, आर इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। ध्यान रखना। और टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है। याद रखना, ये फिजिक्स में टेंशन इज अ फोर्स। ओके, अब देखिए आप यहां पे ध्यान से, आर ही टी साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने प्रूफ किया आर इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और यहां पे आ गया आर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। मैंने आपसे एक बात की थी कि पेंडुलम जैसे ही यहां पहुंचा, मामा के गांव को पहुंचा, वापस रिटर्न आया, मामा के गांव को पहुंचा, वापस रिटर्न। कौन है जो उसको हर बार इस तरफ खींच रहा है? आप डायग्राम इस तरफ बनाएंगे तो इस तरफ, किसी का मामा का गांव इधर होता है, किसी का इधर होता है, इधर से इधर खींच रहा है। एक ही बात है, किस भी तरफ डायग्राम बना दो, किसी भी तरफ डायग्राम, तो उसे कौन खींच रहा है वापस? सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब टी साइन थीटा उसको सेंट्रीपेटल फोर्स लगा रहा है। टी साइन थीटा उस पे कौन सी फोर्स लगा रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो टी साइन थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स का सैटरडे का लेक्चर हमारा अगर आपको याद होगा सो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपेटल फोर्स। टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ये रहा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, इस पेंडुलम को देखो, ये यहां पहुंचता है तो उसके ऊपर एक वर्टिकल नीचे की तरफ फोर्स लगता है, जिस वजह से आप जानते हो क्या होता क्या है? जैसे ही वो यहां पहुंचा ना, और ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई नीचे खींच रहा है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। मतलब जैसे ही वो बॉब यहां पहुंचा, कोई नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो होता है उसका वजन mg, उसका वेट, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो कि ऊपर के तरफ बैलेंस किया जाता है, ऊपर के तरफ बैलेंस किया जाता है। अब ये ऊपर की तरफ बैलेंस मतलब क्या? एक कार अगर जमीन पे खड़ी है तो कार नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। कार का जो वजन है, देखिए इसे ऐसे समझिए, कार का जो वजन है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। उसी वक्त अर्थ का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। कार नीचे की तरफ फोर्स लगाती है तो अर्थ उसी कार पे ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। इसलिए कार जमीन पे खड़ी रह जाती है, नीचे नहीं जाती, ना ऊपर जाती है। सेम आप चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बैठते वक्त आप जमीन की तरफ अपना वेट लगाते हो, नीचे की तरफ आप mg लगाते हो। उसी वक्त जमीन आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, और वो फोर्स होता है n cos थीटा। कैसे होता है? नॉर्मल लिखेंगे तो n cos थीटा, और अगर टेंशन है तो t cos थीटा। कैसे होता है अभी बताऊंगा। देखो,
फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी वजन नीचे की तरफ अपना वेट लगाता है mg, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी वक्त उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा। हमने पढ़ा है, ये देखिए ये किसको पैरेलल है मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये किसको पैरेलल है, देखिए ये किसको पैरेलल है बताइए, ये देख रहे हैं आप, इसको पैरेलल है? क्या ये इसको पैरेलल है या नहीं है? और वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था अगर वो पैरेलल है तो उनको आप सेम ले सकते हो। वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि वो पैरेलल है तो उनको आप सेम ले सकते हो। दोस्तों ये है h, और h की वैल्यू हमें मिली है t cos थीटा। हमें h की वैल्यू मिली है t cos थीटा, इसकी वैल्यू। तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। समझे? क्या आप मेरी बात समझे? जो h की वैल्यू है वही इस वेक्टर की वैल्यू है। तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, t cos थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। और मैंने क्या कहा था, ये दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक नीचे की तरफ और जमीन से लगा फोर्स ऊपर की तरफ, ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम होते हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैं एक बार फिर से इस फिजिक्स पे ध्यान दूंगा। बच्चों बने रहो, ऐसी चीजों को छोड़ के भागो मत, ऐसी चीजों को छोड़ के बिल्कुल मत भागो, पूरा ध्यान दोगे बन जाएगा, फिजिक्स समझ में आ जाएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, चलिए ड्यान दीजिए। मान के चलते हैं इस धरती पे ये कोई मास है, ये मास, इसमें मास है, इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसका एक वजन है जो कि नीचे की तरफ जमीन के अंदर जाना चाहता है, और वो होता है mg। उसी वक्त धरती आपके ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाती है जितना आप नीचे की तरफ लगा रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो जो फोर्स होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आप अगले चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन में ये सब सीखोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां नॉर्मल की रिएक्शन की वैल्यू हमारी कुछ है, हम उस पर ध्यान देंगे। अब देखिए बॉब ऑफ पेंडुलम पे ध्यान दीजिएगा। पेंडुलम पहले यहां था, फिर पेंडुलम यहां गया, फिर पेंडुलम यहां गया, फिर पेंडुलम यहां गया। यहां से वो यहां मूव हुआ, हाँ हुआ, यहां हुआ, हाँ, यहां हुआ, हाँ, और ऊपर जा रहा है नहीं, मतलब यहां उसका जो वजन है वो मैक्सिमम हो गया नीचे की तरफ। कितना हो गया, mg। अब वो नीचे की तरफ वेट डाल रहा है तो उसी वक्त ग्रेविटी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। क्या लगा रही है, नॉर्मल। देखिए ये लाइन इसको पैरेलल है क्या, नहीं, इसको है क्या, नहीं, इसको है क्या, नहीं, इसको है क्या, हाँ। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू h इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, t cos थीटा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, t cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन। सर नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर, बोलो चमका या नहीं चमका, जल्दी बताओ, मैंने 2 बार रिपीट करके समझाया। तो अतः आपको यह बात ध्यान में रखनी है बच्चों, जरूर 2 बार देखना, आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब यहां आया, वजन नीचे लगाया mg, उसी वक्त ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन, शब्द क्या बोला मैंने, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कितना है, t cos थीटा। क्यों t cos थीटा लिया सर, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसको पैरेलल है, बीच वालों को नहीं है, इसको है। इसकी वैल्यू है h और h की वैल्यू क्या है, t cos थीटा, तो भैया इसकी भी वैल्यू क्या होगी, t cos थीटा। बोलो चमका, ठीक। और क्या बोला था मैंने, ये जितना नीचे में लगाएगा उतना ही नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा ताकि वहां बैलेंस रहे। क्या रहे, बैलेंस। वहां रुक गया, फिर कहां आया नीचे, फिर यहां रुक गया, फिर कहां आया इधर, फिर यहां रुक गया। ओके चलो, तो अब
देखिए जिन्होंने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा उनको वो याद हो गया। वो दोनों इक्वल हैं तो क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो क्या आया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होल अपॉन एम जी। एम एम कैंसल, टी टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। ये क्या, यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन जी। ये जी इन्वर्स होके इधर आ जाएगा और आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो कैसे हुआ, बताता हूँ, इधर ध्यान दो। जितने भी इस ग्रुप में शामिल हैं वो लेजेंड्स हैं। देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन जी ऐसा था, इसका मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर होल अपॉन जी अपॉन 1। इसको जब डिवीजन से ऊपर भेजा मल्टीप्लिकेशन में तो उल्टा किया, तो ये हो गया 1 अपॉन जी। नीचे था जी अपॉन 1 डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में गया तो क्या हो गया 1 अपॉन जी, उल्टा हो गया। वी स्क्वायर 1 ज़ा वी स्क्वायर, आर इंटू जी आर जी, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास दोस्तों, टैन थीटा की। आई होप कि आपको यहाँ तक का तो समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लो, मैं तुरंत आगे का भी बताता हूँ, जल्दी करिए। यही चीज़ अगर हम लाइव लेक्चर में करते तो अटेंडेंस में, कमेंट में बहुत सारा समय चला जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बोर्ड्स में, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्डेड डाला है। डाउट है तो आप पूछ लेना, आप मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, जहाँ भी डाउट आता है मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ताकि इसके आगे का टॉपिक मैं आपको समझा सकूं। चलिए सॉल्व कर लें। हमारे पास आर की वैल्यू है टी साइन थीटा, एच की वैल्यू है टी कॉस थीटा। ओके, हमारे पास आर की और एक वैल्यू है एल साइन थीटा, आर की एच की और एक वैल्यू है एल कॉस थीटा। ये सब कैसे आया, स्टेप वाइज बताया हूँ, कहीं भी मैंने फास्ट नहीं लिया है, रिपीट किया है। डायग्राम को 2 बार रिपीट किया, ये भी रिपीट किया, और ये जो डायग्राम वाला जो साइन जो कॉस थीटा और एम जी वाला नॉर्मल रिएक्शन वाला कंसेप्ट था वो 3 बार रिपीट किया। ओके चलिए, तो हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है दोस्तों, कैसे किया, कैसे किया, हमने ऐसे किया, t साइन थीटा ये क्या बैलेंस करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये इस तरफ ढकलने का काम करता है, मतलब ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर करता है। टी कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, और वो किसको बैलेंस करता है, वेट को। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया, जो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल किया, साइन अपॉन कॉस टैन वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही हमने फाइंड किया। टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इससे हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन आर जी टैन थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। देखिए आर जी डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, v इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए ये तो v स्क्वायर था, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। क्या कहते हैं, यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। ये v की वैल्यू हो गई मेरे दोस्तों। अब हम v मतलब स्पीड, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, जिससे पेंडुलम घूम रहा है, ये उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड है। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ये उसकी स्पीड है। अब टाइम का फॉर्मूला होता है, जब सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो डिस्टेंस है वहाँ पे 2 पाई आर सरकमफरेंस, और स्पीड भी दी है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। भैया एक सर्कुलर मोशन में
आप बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन यहाँ कहाँ हो रहा है, वो तो आधा सेमी सर्कल कर रहा है। सही बात है, वो यहाँ से निकला यहाँ गया सेमी सर्कल, फिर यहाँ आया, यह हुआ 1 रिवॉल्यूशन। आधा सर्कल 1 रिवॉल्यूशन, कंप्लीट सर्कल, मतलब 2 पाई आर, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो कंप्लीट सर्कल की लेंथ क्या होती है, कंप्लीट सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर। लेंथ मतलब उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना होता है 2 पाई आर। तो देखो ध्यान बनाए रखो, घबराओ नहीं, हम पूरा सॉल्व करवा लेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलो देखो यहाँ पर हम प्रबंध करते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमको यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड ही निकालना है, टी की ही वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस होता है 2 पाई आर अपॉन स्पीड हमने फाइंड की है अंडर रूट आर जी tan थीटा। बच्चों डरना नहीं, मैं हूं साथ में, डरने को नहीं। हाँ, तो 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब आर को कैसे लिख सकते हैं, रूट आर इंटू रूट आर, मैं पहले भी ये सब पढ़ा चुका हूं। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की जगह पे लिखेंगे रूट आर इंटू रूट आर अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा अपॉन अंडर रूट आर जी tan थीटा। सर ऐसा आपने क्यों किया? हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये रूट आर है और ये अब रूट आर हो गया, तो एक रूट आर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। जिसके बाद आपका इक्वेशन बचता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये रहा 2 पाई, यहाँ बचा रूट आर। अगर रूट आर ऊपर है और नीचे है रूट, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा जी tan थीटा, नीचे है जी tan थीटा। तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं होल अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई होल अंडर रूट इकट्ठा करके आर अपॉन जी tan थीटा। मेरे दोस्तों एक बार रिपीट करूँगा, v फाइंड कर लिया था बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या किया था, t साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg, 1 को 2 से डिवाइड किया, हमको मिला rg को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन भेजा, rg tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों तरफ v अंडर रूट आर जी tan। याद हो गया होगा भाई, याद हो गया, जिनको याद हो गया वो जरूर लेक्चर के बाद देखने के बाद कमेंट करके बताना कि हमको याद हो गया था, जरूर बताना। और जिनको डाउट है, कंसेप्ट प्रॉब्लम है, वो मुझे फोन करें, मैसेज करें, मैं उनको सॉल्व करके दूंगा। हाँ देखो फिर टाइम का कंसेप्ट आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड अंडर रूट आर जी tan थीटा। फिर आर को कैंसिल करना है तो क्या किया, रूट आर इंटू रूट आर कैंसिल, क्या बचा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा। अब ये मत कहना कि भैया जी आपने पढ़ाया नहीं, मज़ा आई? ऐसा ही होता है फिजिक्स, एक के बाद एक सुनहरे लाल पीले नीले काले गुलाबी सब निकलते हैं, समझे? ऐसे ही है सब, ऐसे ही होता है, ऐसे ही पढ़ना होता है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा। जी ठीक है भैया, अब इसको और सॉल्व करना है। t इज इक्वल टू 2 पाई, अब यहाँ तक आंसर हो गया क्या? नहीं, हमें टाइम पीरियड ही चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर टर्म्स में चाहिए। ये भी सही है, t की वैल्यू मिल गई है, लेकिन और अच्छे टर्म्स में लाएंगे। देखो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही पगले करना पड़ता है इसमें बार बार, उनके हिसाब का आंसर चाहिए ना, इसीलिए। नहीं तो आंसर तो हमारा आ गया है, पर आपको बुक के हिसाब का आंसर चाहिए। आर अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि आप tan थीटा को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। अब ये कॉस ऊपर जाएगा, अब ये मत पूछना क्यों जाएगा, अभी बताया था 1 अपॉन करके इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, बताइए मेरे साथ, आर अपॉन जी, कॉस ऊपर भेजिए कॉस ऊपर, आर कॉस थीटा, ये जी है, क्या यहाँ साइन थीटा आएगा? जी हाँ आएगा, आर अपॉन जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास कोई फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी L साइन थीटा इज इक्वल टू आर। हमारे पास फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए क्या यहाँ तक क्लियर है? कॉस थीटा ऊपर गया है, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। L साइन थीटा इज इक्वल टू आर, थोड़ा हम
और इधर लिख देते हैं L साइन थीटा इज इक्वल्स टू R। तो L की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू क्या आएगी? R अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन जाएगा, R अपॉन साइन थीटा। आई बेटा, L की वैल्यू क्या आई? R अपॉन साइन थीटा। क्या यहाँ ऊपर R है? जी हाँ। नीचे साइन थीटा है? जी हाँ। मतलब R अपॉन साइन थीटा है? जी हाँ। देखिए R अपॉन साइन थीटा है और R अपॉन साइन थीटा क्या होता है? L होता है। तो क्या अब हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट। देखिए यहाँ पे R अपॉन साइन थीटा मतलब L, R न्यूमरेटर में चाहिए, साइन थीटा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में R, साइन थीटा डिनोमिनेटर में। तो R अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? ऊपर L, बाकी सब वैसे क्या वैसे, कॉस थीटा ऊपर है और G नीचे। यह आ गया आपके पास में बुक के हिसाब से आंसर, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L कॉस थीटा अपॉन G। क्या ये खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो एक लाइन और बची है। L कॉस थीटा क्या होता है? L कॉस थीटा, देखिए L कॉस थीटा इज इक्वल्स टू H, तो L कॉस थीटा की जगह H लिख दो। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट H अपॉन G। अब आपके बुक का आंसर आ गया। सर ये H कहाँ से आ गया? मैंने नहीं लाया भैया, मुझे मत मारो, यहाँ देखो L कॉस थीटा इज इक्वल्स टू H, सो L कॉस थीटा की जगह H। कैसे किया गया? यहाँ तक tan थीटा तक तो आप थे साथ में मेरे, फिर आप चले गए थे कहीं, है ना? अब वापस आ जाओ। tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉस को ऊपर फेंक दिया, ये आ गया। अब हम अगर यहाँ से देखें ये फॉर्मूला L साइन थीटा इज इक्वल्स टू R, तो इससे L साइन थीटा इज इक्वल्स टू R से L की वैल्यू बचती है, साइन डिवीजन में गया, R अपॉन साइन, R अपॉन साइन। तो R अपॉन साइन की जगह क्या लिखेंगे? L, ये आ गया L, L कॉस थीटा अपॉन G। अब L कॉस थीटा क्या होता है? H, तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट H अपॉन G। ढैन टैन, ये है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। 2 बार देखे वीडियोस, खुद पे भरोसा रखें, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बाय बाय, भारत माता की जय, ओम भट्ट स्वाहा। चमका कि नहीं चमका ज़रूर मुझे रिप्लाई करके बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एवरीवन।